अगर मेरा जहन काम ना करता तो शायद अब तक मैं सैकड़ों बार पकड़ा या मारा जा चुका होता। अब भी देखो, कर्नल फरीदी और अली इमरान जैसे लोग मुझे पकड़ने और कॉन्फ्रेंस हॉल को बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ है। लेकिन मार्क ने कहा और उसके साथ ही फिक्रा अधूरा छोड़कर उसने हाथ बढ़ाया और एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। डिक्सन। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? मार्क ने लहजा बदलकर कहा, विक्ट्री, काम हो गया है, लेकिन तुम्हारे लिए एक इत्तला भी है। दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्क बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसी इत्तला? खुलकर बात करो। मार्क ने तेज लहजे में कहा, पाकिस्तान का अली इमरान अपने साथियों समेत मार्टी क्लब पहुंचा है। और फिर मार्टी ने लॉफ्टर से बात करना चाही, लेकिन लॉफ्टर उससे पहले मारा जा चुका था। लेकिन उसके असिस्टेंट विक्की ने उसे सारी तफसील बता दी है। और फिर उस इमरान ने बराह रास्त विक्की से बात करके उससे एक चेकिंग मशीन मंगवाई है। दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्क ने बेख्तियार होंठ पींच लिए। कौन सी मशीन? मार्क ने पूछा। कोई अजीब सा नाम है, मैंने कागज पर लिख लिया था। डिक्सन ने जवाब देते हुए कहा, अच्छी तरह देखो, दुरुस्त नाम पढ़ना है, ये इंतहाई अहम बात है। मार्क के लहजे में तशवीश थी। हाँ, ये है सार्टनेम सेक्शन चेकिंग मशीन। डिक्सन ने जवाब देते हुए कहा, सार्टनेम सेक्शन चेकिंग मशीन, यही नाम है ना? मार्क ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, हाँ यही है। डिक्सन ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। इस बार मार्क ने पहले से मुतमईन लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। क्या हुआ बॉस? ये चेकिंग मशीन का क्या मतलब हुआ? और आप परेशान भी हो गए थे, जेम्स ने कहा। लॉफ्टर को हलाक कराने का अमली तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके असिस्टेंट विक्की ने इमरान तक पूरी तफसील पहुंचा दी है। मार्क ने जवाब दिया। कौन सी तफसील? जेम्स ने हैरान होकर पूछा। यही टीएस बमों, सिटी मटेरियल और साइलेंट टाइम चार्जर के बारे में। मार्क ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि उन्हें मालूम हो गया है कि ये चीजें शोएब के जरिए वहां पहुंचाई गई है, फिर तो उसे चेक कर लेंगे। जेम्स ने परेशान होते हुए कहा, हाँ, ये तो उन्हें मालूम हो गया है कि टीएस बम हमने वहां पहुंचाए हैं, जिनमें साइलेंट टाइम चार्जर लगे हुए हैं। और शोएब की अचानक हलाकत के बाद लामहला वो उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये दोनों बम हमने शोएब के जरिए अंदर पहुंचाए हैं। लेकिन अब असल बात यह है कि उन्हें दो बातों का इल्म नहीं है। एक तो ये कि ये दोनों बम कहाँ रखे गए हैं, और दूसरी अहम बात ये कि उन पर फायरिंग का कौन सा वक्त फिक्स किया गया है। और ये दोनों बातें हमारे हक में जाती है। मार्क ने जवाब दिया। आप किसी चेकिंग मशीन का नाम ले रहे थे? जेम्स ने कहा। हाँ, इमरान ने वाकई ऐसी मशीन हासिल कर ली है जिससे वो उन टीएस बमों को चेक कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसे नाकामी होगी, क्योंकि ये दोनों बम जिस मशीन के अंदर मौजूद हैं, उसकी अपनी लहरें उसे इस इंतहाई जदीद तरीन चेकिंग से भी बचाए रखेंगी। इसलिए वो बहरहाल ट्रेस ना हो सकेंगे और अपने वक्त पर फायर हो जाएंगे और हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। मार्क ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि अगर मशीनरी बंद हो जाए तो ये बम चेक हो सकते हैं, जेम्स ने कहा। हाँ, अब से निस्फ घंटा पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस मशीन से निकलने वाली लहरों का असर उन पर 1 घंटे तक रहता है, और अब तो वक्त 1 घंटे से भी कम रह गया है। मार्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो जेम्स और हैरल्ड दोनों के चेहरे मसरत से खिल उठे। इसका मतलब है बॉस कि हर कीमत और हर सूरत में फतेह हमारी होगी, जेम्स ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। और मार्क ने भी मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। इमरान और कर्नल फरीदी के चेहरे सुते हुए थे। ऊपर बड़े हॉल में कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह होने वाला था। तमाम इस्लामी ममालिक के वफूद पहुंच चुके थे, जबकि इमरान और कर्नल फरीदी नीचे तहखाने में खड़े थे। एक एक लम्हा उन्हें अपने वजूद पर भारी महसूस हो रहा था। मशीनरी को ऑफ कर दिया गया था और इस वक्त सफदर उस खुसूसी चेकिंग मशीन के जरिए हर मशीनरी को चेक कर रहा था। उस मशीन रूम के अलावा बाकी हर जगह चेक कर ली गई थी, लेकिन चेकिंग मशीन मुसलसल खामोश थी। इस चेकिंग मशीन को एस चेकर भी कहा जाता था। ऐसा भी तो हो सकता है कि शोएब ने उन्हें धोखा दिया हो और वो बम यहाँ लाया ही ना हो, कर्नल फरीदी ने कहा। आपकी जुबान मुबारक हो, लेकिन ये मार्क तो मुझे दुनिया का शातिर तरीन इंसान लगता है। उसने वाकई मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज करके रख दिया है, और मुझे यकीन है कि बम यहाँ पहुंचे हैं, और न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि मौजूद है। लेकिन मशीनरी ऑफ हो जाने के बावजूद उनका पता नहीं चल रहा, तो आखिर ये कहाँ गए? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। अगर यहाँ होते तो लामहला अब तक एस चेकर बोल पड़ता। एस चेकर को सिटी मटेरियल कैसे रोक सकता है? कर्नल फरीदी ने कहा। नहीं इमरान साहब, यहाँ बम मौजूद नहीं है। आखिरकार सफदर ने एस चेकर ऑफ करके इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा, और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ठीक है, अब और क्या कहा जा सकता है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तो फिर मशीनरी चलवा दी जाए। कर्नल फरीदी ने कहा। आप क्या करेंगे इसे चलवा कर? अब इसका क्या फायदा?
जिस काम को रोकने के लिए इसे नस्ब किया गया था वो तो हो चुका। इमरान ने कहा, तो तुम्हें अब भी यकीन है कि ये बम यहाँ मौजूद है? कर्नल फरीदी ने कहा, हाँ मुझे 100% यकीन है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि कर्नल फरीदी कोई बात करता, अचानक एक सिक्योरिटी वाला तेजी से तहखाने में दाखिल हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लगा। सर आपकी कॉल है, कोई मार्टी बोल रहा है। उसका कहना है कि वो कोई अहम और फौरी बात आपको बताना चाहता है, उस सिक्योरिटी वाले ने कहा और हाथ में पकड़ा हुआ कार्डलेस फोन कर्नल फरीदी की तरफ बढ़ा दिया। मुझे दिखाइए, मैं उससे बात करता हूँ, इमरान ने कहा और कर्नल फरीदी ने फोन इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने फोन ऑन करते हुए कहा। इमरान साहब, मैं मार्टी बोल रहा हूँ। मेरे आदमी ने लॉफ्टर को हलाक करने वाले आदमी को ट्रेस कर लिया है। उसे यहाँ के एक स्मगलर डिक्सन के आदमियों ने हलाक किया है। मैंने डिक्सन को अगवा करा लिया तो डिक्सन ने मुझे बताया है कि उसने किसी मार्क के कहने पर यह काम किया है और ये मार्क एक्री में है और उसने विक्की से मालूमात हासिल करके उस मार्क को तफसील बता दी है। मेरा मतलब है जो कुछ हमने विक्की से पूछा था, मार्टी ने कहा। कहाँ पहुंचाई है तफसीलात? इमरान ने तेज लहजे में पूछा। फोन पर बात हुई है, उस मार्क ने खुद ही डिक्सन को फोन किया था, उसे नंबर मालूम नहीं, मार्टी ने जवाब दिया। कितनी देर हुई है? इमरान ने पूछा। आधा घंटा पहले, मार्टी ने जवाब दिया। डिक्सन का फोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा तो मार्टी ने उसे फोन नंबर बता दिया। ठीक है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से सेंट्रल एक्सचेंज के उस शोबे के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए जो मकामी कॉलर टेप करता था। यस, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। फिरोज साहब से बात कराए, मेरा नाम अली इमरान है और मेरा ताल्लुक सिक्योरिटी से है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जी बेहतर, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, मैं फिरोज बोल रहा हूँ इमरान साहब, आपने पहले भी एक फोन नंबर चेक कराया था, क्या अब भी कोई फोन नंबर चेक कराना है? दूसरी तरफ से एक मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, और ये इंतहाई अहम है, फोन नंबर नोट कीजिए, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने मार्टी का बताया हुआ डिक्सन का फोन नंबर बता दिया। यस सर, मैंने नोट कर लिया है, फिरोज ने कहा। इस फोन नंबर पर अब से तकरीबन आधा घंटा पहले किसी मकामी फोन नंबर से कॉल की गई है। उस कॉल करने वाले का फोन नंबर चाहिए और ये इंतहाई अहम तरीन मसला है। यूँ समझिए कि एक एक लम्हा कीमती है, इमरान ने कहा। आप फिक्र न करें, मैं अभी मालूम कराता हूँ, आप 5 मिनट बाद दोबारा फोन कर लीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने फोन ऑफ कर दिया। फिर 5 मिनट बाद उसने बार बार घड़ी देखकर गुजारे और एक बार फिर नंबर प्रेस कर दिए। फिरोज साहब क्या हुआ पता चला? इमरान ने फिरोज के लाइन पे आते ही इंतहाई बेताब लहजे में कहा। यस सर, इस नंबर पर आधा घंटा पहले कॉल रेनबो होटल के कमरा नंबर 12 दूसरी मंजिल से की गई है। इस होटल के हर कमरे में अलग फोन नंबर है, डायरेक्ट। अगर आप कहे तो मैं कॉल का टेप भी सुनवा दूं, फिरोज ने कहा। हाँ सुनवाओ और फौरन, इमरान ने कहा। तो चंद लम्हों बाद ही घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। डिक्सन, रिसीवर उठाने की आवाज के साथ ही एक भारी सी आवाज सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? एक और आवाज सुनाई दी और इमरान बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि लहजा बदला होने के बावजूद वो मार्क की मखसूस आवाज पहचान गया था। बस काफी है, मजीद सुनने की जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ से शायद फिरोज टेप लगाकर हट गया था, इसलिए टेप चलती रही। इमरान ने फोन ऑफ कर दिया। ये रेनबो होटल कहाँ है कर्नल साहब? इमरान ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर पूछा। मैं वहाँ मौजूद अफराद को गिरफ्तार कराकर यहाँ मंगवा लेता हूँ, कर्नल फरीदी ने कहा। लेकिन इस तरह बेहद वक्त ज़ाय होगा, आप यहीं ठहरे, मैं खुद वहाँ जाता हूँ। मैं इस मार्क की रूह से भी उगलवा लूंगा कि ये बम उसने कहाँ रखवाए हैं, फिर मैं आपको फोन कर दूंगा और आप उन्हें फौरन नकारा कर दे, इमरान ने जवाब दिया। तो कर्नल फरीदी ने उसे रेनबो होटल का पता बता दिया और इमरान मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन तहखाने के बैरूनी दरवाजे की तरफ भाग पड़ा। कैप्टन हमीद तेज तेज कदम उठाता तहखाने की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन अभी वो तहखाने के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दरवाजा खुला और कर्नल फरीदी बाहर आ गया। यह आपको क्या हो गया है? कैप्टन हमीद ने यकलक ठटक कर कर्नल फरीदी की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ है? कर्नल फरीदी ने धीमे से लहजे में कहा। मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे आपको किसी ने जिंदा कब्र में दफन कर दिया हो और अब आप उठकर बाहर आ रहे हो। इस कदर परेशानी तो मैंने आपके चेहरे पर पहले कभी ना देखी थी। और वो इमरान और उसके साथी क्यों पागलों की तरह पार्किंग की तरफ भागे चले जा रहे थे? क्या हो रहा है यहाँ? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इस कदर भारी लम्हा शायद पहले मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए, कर्नल फरीदी ने आगे बढ़ते हुए कहा। हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो बताए, कैप्टन हमीद ने कहा। दहशतगर्दों ने 2 टीएस बम जिनके साथ साइलेंट टाइम चार्जर फिट है कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर पहुंचा दिए हैं, लेकिन उन पर फायरिंग का कौन सा वक्त फिक्स किया गया है और वो कहाँ मौजूद है इसका हमें इल्म नहीं है।
कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हो रहा है और किसी भी लम्हे ये दोनों बम फायर हो सकते हैं। और अगर ये दोनों बम फायर हो गए तो तुम खुद समझ सकते हो कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल का क्या हशर होगा। कर्नल फरीदी ने होंठ चबाते हुए कहा, ओ, इसीलिए इमरान और उसके साथी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जाने के लिए भागे चले जा रहे थे, लेकिन फिर भी आप यहाँ क्यों मौजूद है? आप फौरन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कराए और कॉन्फ्रेंस हॉल खाली करा दे और खुद भी यहाँ से निकले। कैप्टन हमीद ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, कॉन्फ्रेंस मुलतवी कराने का अब वक्त ही नहीं रहा। ये बम किसी भी वक्त फायर हो सकते हैं, किसी भी लम्हे। दूसरी बात यह है कि ये कन्फर्म नहीं है कि क्या वाकई ये दोनों बम यहाँ मौजूद भी है या नहीं। इमरान और उसके साथी उस दहशतगर्द मार्ग के पीछे जा रहे हैं जिसने ये बम यहाँ रखवाए हैं। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया और अपने दफ्तर में आकर बैठ गया। ये तो खुदकुशी है कर्नल साहब, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। कैप्टन हमीद ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, नहीं, तुम जाओ, मैं तो यही रहूंगा। अगर बम फायर होते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे तमाम इंतजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और मैं दहशतगर्दों के मुकाबले में शिकस्त खा गया हूँ। उसके बाद मुझे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। अब जो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद दूसरे अफराद के साथ होगा वही मेरे साथ भी होगा। कर्नल फरीदी ने होंठ चबाते हुए कहा, आपके जहन पर तो कोई असर नहीं हो गया। कभी आप कहते हैं कि बम है और कभी कहते हैं कि बम नहीं है। कैप्टन हमीद ने कहा, तुम छोड़ो इन बातों को और कॉन्फ्रेंस हॉल से जिस कदर दूर जा सकते हो चले जाओ, जाओ फौरन। कर्नल फरीदी ने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। कैप्टन हमीद ने कहा और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ये मेरा हुक्म है। कर्नल फरीदी ने आंखें निकालते हुए कहा, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता। आप मुझे बेशक गोली मार दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं आपको मौत के मुंह में छोड़कर खुद भाग जाऊं। हाँ, अगर आप चले तो मैं साथ जाऊंगा, वरना नहीं। कैप्टन हमीद ने और ज्यादा सर्द लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि कर्नल फरीदी मजीद कोई बात करता, मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी और कर्नल फरीदी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। कर्नल फरीदी ने सपाट लहजे में कहा, मार्क बोल रहा हूँ कर्नल फरीदी साहब। दूसरी तरफ से एक चहकती हुई आवाज सुनाई दी। कौन मार्क? कर्नल फरीदी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, हालांकि वो उसके बोलते ही समझ गया था कि ये वही दहशतगर्द है जिसके पीछे इमरान और उसके साथी गए थे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप इस तरह की बातें करके इस फोन नंबर को ट्रेस कर लेंगे जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं पब्लिक फोन बूथ से बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आप दुनिया के मारूफ तरीन जासूस हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके जिस्म के भी कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ ही टुकड़े उड़ जाए। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने शोएब निजामी के जरिए 2 टीएस बम, जिनके साथ साइलेंट टाइम चार्जर लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा दिए हैं। और मैंने चेक भी कर लिया है, वो दोनों ठीक काम कर रहे हैं और जहाँ ये रखे गए हैं आप उन्हें कयामत तक भी ट्रेस नहीं कर सकते। शोएब को मैंने सालों कॉमन जहर का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि वो बम मतलूबा जगह पर पहुंचाने के बाद खुद ही हलाक हो जाए, और मुझे इत्तला मिल गई है कि वो हलाक हो चुका है। इसलिए अब वो भी ये बताने के काबिल नहीं रहा कि उसने ये बम कहाँ रखे हैं। और ये भी बता दूं कि मैंने ठीक 12 बजे का वक्त फिक्स किया हुआ है और 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। अब से ठीक 10 मिनट बाद ये कॉन्फ्रेंस हॉल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और रॉलपुर का मिशन कामयाब हो जाएगा। मैंने फोन इसलिए किया है कि आप इन 10 मिनटों में कॉन्फ्रेंस हॉल से जिस कदर दूर जा सकते हैं चले जाए, आपकी जान बच जाएगी और उसे मेरी तरफ से इनाम समझे। मार्क ने फाकिराना लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल फरीदी ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। कैप्टन हमीद एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर यकलक शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए थे, क्योंकि लाउडर पर उसने मार्क की सारी बात सुन ली थी। लेकिन कॉल सुनने के बाद कर्नल फरीदी के चेहरे पर पहले से मौजूद परेशानी के तासुरात गायब हो गए थे। उसकी जगह अब सुकून और इत्मीनान सा छा गया था। चले उठे, अब यहाँ बैठना खुदकुशी है। कैप्टन हमीद ने इंतहाई मदहोश लहजे में कहा, बैठो, इत्मीनान से बैठो, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, ये कॉल सुनने के बाद आपके चेहरे पर परेशानी के तासुरात खत्म हो गए हैं। कैप्टन हमीद ने होठ चबाते हुए कहा, हाँ, इसलिए कि इस कॉल के बाद मुझे यकीन हो गया है कि ये दोनों बम कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद नहीं है। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया और कैप्टन हमीद बेख्तियार उछल पड़ा। मौजूद नहीं है? क्या मतलब? कैसे मालूम हुआ? वो तो कह रहा है कि मौजूद है और 12 बजे फायर हो जाएंगे। कैप्टन हमीद ने पागलों के से अंदाज में कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। यही तो उसने हिमाकत की है कि खुद ही कन्फर्म कर दिया है कि बम यहाँ मौजूद है। कर्नल फरीदी ने लुत्फ लेने वाले अंदाज में कहा, आप खुलकर बात करें या फिर ऐसा करें, यहाँ से उठे। अगर आपके कहने के मुताबिक यहाँ बम नहीं है तब तो आपको यहाँ से जाने पर कोई ऐतराज नहीं है। 12 बजे के बाद हम वापस आ जाएंगे। कैप्टन हमीद ने कहा,
मुझे इमरान की कॉल का इंतजार है। तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। मेरी तरफ से इजाजत है। कर्नल फरीदी ने कहा, ये बताए कि आपको कैसे कंफर्म हुआ कि बम यहाँ मौजूद नहीं है? कैप्टन हमीद ने मुंह चबाते हुए कहा। वो साथ साथ हाथ में बंधी हुई घड़ी को भी देखता जा रहा था, इसलिए कि मार्क के फोन करने का मकसद यही था कि वो मालूम कर सके कि क्या शोएब ने बम अंदर पहुंचाए हैं या नहीं, और अगर पहुंचाए हैं तो क्या वो ट्रेस हो चुके हैं या नहीं। और इस वक्त यहाँ मेरी मौजूदगी से ही वो समझ गया होगा कि बम ट्रेस हो चुके हैं। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो उल्टा धमकियां दे रहा था। कैप्टन हमीद ने कहा। वो तो बता रहा था, लेकिन अगर शोएब यहाँ बम ले आता तो लामहला अब तक ट्रेस हो चुके होते। आखिर वो कहाँ जा सकते हैं, जबकि इमरान ने इंतहाई जदीद तरीन एस चेकर भी इस्तेमाल कर चुका है। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और कर्नल फरीदी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। कर्नल फरीदी ने कहा। इमरान बोल रहा हूँ कर्नल साहब। दोनों टीएस बम मशीन रूम की मास्टर कंट्रोल मशीन, जो अलहदा कमरे में है, के उबी साइड सुराग के अंदर रखे गए हैं और उन पर 12 बजे का वक्त फिक्स है। इस वक्त 8 मिनट रहते हैं। आप प्लीज फौरन जाकर वहां से दोनों बम निकाले और उन्हें ऑफ कर दे, फौरन। इमरान ने इंतहाई तेज लहजे में कहा तो कर्नल फरीदी ने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर रखा और कुर्सी से उठकर, वो भी मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन, दफ्तर के बैरूनी दरवाजे की तरफ भाग पड़ा। कैप्टन हमीद उसके पीछे था। कर्नल फरीदी को इस तरह भागते देखकर वहां मौजूद अफराद हैरत से आंखें फाड़े रह गए, लेकिन कर्नल फरीदी उन सब की हैरत से बेनियाज बेतहाशा अंदाज में भागता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ चला जा रहा था। मशीन रूम में पहुंचते ही कर्नल फरीदी उस कमरे की तरफ लपका जहां वो मशीन थी। मशीन चल रही थी। कर्नल फरीदी उसके उकब में गया। उसने उकबी तरफ मौजूद सुराख में हाथ डाला और तेजी से उसे नीचे की तरफ ले गया। कैप्टन हमीद उसके पीछे रुक गया था। दूसरे लम्हे कर्नल फरीदी का हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक अजीब से मटेरियल का पैकेट पकड़ा हुआ था। 1.5 मिनट रह गया है, जल्दी करे, कैप्टन हमीद ने इंतहाई मदहोश लहजे में कहा तो कर्नल फरीदी ने पागलों के से अंदाज में ऊपर मौजूद कपड़े को एक झटके से फाड़ा। अंदर डब्बा था। उसने डब्बे का ढक्कन हटाया तो वाकई उस डब्बे के अंदर 2 टीएस बम मौजूद थे, जिनके ऊपर छोटी छोटी 2 घड़ियां लगी हुई थी। सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं कर्नल साहब, कैप्टन हमीद ने चीखते हुए कहा। उसकी नजरें हाथ में बंधी हुई घड़ी पर जमी हुई थी। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो। कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी और कैप्टन हमीद को यूं महसूस हुआ जैसे वो जिंदा ही कब्र में उतरता चला जा रहा हो। इमरान अपने साथियों समेत जब रेनबो होटल की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 12 के सामने पहुंचा तो कमरे का दरवाजा बंद था। इमरान ने पीछे हटकर पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी तो लॉक टूट गया और दरवाजा एक धमाके से खुला और इमरान उछलकर अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त कमरे में 3 गैर मुल्की मौजूद थे। वो तीनों ही दरवाजे के धमाके की आवाज सुनकर इस तरह चौंककर इमरान की तरफ देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। फिर जब उन्होंने इमरान और उसके साथियों को अंदर आते देखा तो वो तीनों ही उछलकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने हाथ फोन के रिसीवर पर इस तरह रखा हुआ था जैसे उसने अभी अभी रिसीवर क्रेडल पर रखा हो या फोन करने के लिए रिसीवर उठाने वाला हो। कौन हो तुम? उस रिसीवर पर हाथ रखकर उठने वाले आदमी ने कहा और इमरान उसकी आवाज सुनते ही समझ गया कि यही मार्क है। वो भूखे उकाब की तरह उस पर झपटा और दूसरे लम्हे कमरा तेज चीखों की आवाज से गूंज उठा। उनमें से एक चीख उस मार्क की थी, जबकि बाकी चीखें उसके साथियों की थी जिन पर इमरान के साथी झपट पड़े थे। इमरान ने मार्क को उठाकर नीचे फर्श पर पटका और पैर उसकी गर्दन पर रखकर मोड़ दिया। मार्क के दोनों हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आने लगे, लेकिन फिर एक झटके से नीचे गिर गए। उसकी हालत इस कदर तेजी से बिगड़ने लगी थी कि जैसे पलक झपकने में उसकी रूह कफ्स उनसरी से गायब हो जाएगी। उसके हलक से करकराहट की आवाजें निकलने लगी। चेहरा बुरी तरह मसक हो गया था। आंखें बाहर को उबल आई थी और चेहरे का रंग सिया पड़ने लगा था। बोलो, टीएस बम कहाँ रखवाए हैं और उन पर कौन सा वक्त लगाया गया है? इमरान ने पैर को वापस मोड़ते हुए चीख कर कहा। बोलो, जल्दी बोलो, फौरन बोलो। इमरान मुसलसल चीख रहा था। 12 बजे का वक्त, 12 का वक्त। मशीन रूम की मास्टर कंट्रोलिंग मशीन के ऊपरी हिस्से में सुराख है, उसके अंदर। मार्क के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकले। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो लाशौरी तौर पर बोल रहा हो। इसे संभालो सफदर, इमरान ने उसकी गर्दन से पैर हटाते हुए कहा। उसने हाथ में बंधी हुई घड़ी देखी तो 12 बजने में 8 मिनट रहते थे। इमरान ने बिजली की सी तेजी से रिसीवर उठाया और इंतहाई बर्क रफ्तारी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ कर्नल साहब। दोनों टीएस बम मशीन रूम की मास्टर कंट्रोलिंग मशीन जो अलहदा कमरे में है, उसकी उगली तरफ मौजूद सुराख के अंदर रखे गए हैं। उन पर 12 बजे का वक्त फिक्स है
और इस वक्त 8 मिनट बाकी रहते हैं। आप प्लीज फौरन जाकर वहां से दोनों बम निकाले और उन्हें ऑफ कर दे। फौरन इमरान ने इंतहाई तेज तेज बोलते हुए कहा,